हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन के चैनल में। और ये जो वीडियो है आज की, ये वीडियो है सीजीपीएससी 2024 का मेंस का मॉडल आंसर सीरीज। इस मॉडल आंसर सीरीज में आज हम आपके लेकर के आए हैं पेपर 4 का पार्ट 2 मींस मैथ्स रीजनिंग वाला हिस्सा। ये है सीजीपीएससी मेंस जो हुआ है 2024 में, जिसका एग्जाम हुआ है जून 2025। इसका हम लोग वीडियो सीरीज अभी चला रहे हैं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मॉडल आंसर आप देख रहे हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं पेपर 4 का पार्ट 2 मैथ्स रीजनिंग वाला हिस्सा। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग सबसे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा कि सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस है 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511। इनमें से बोला गया है जिस संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार लिखी गई हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कौन सी एक संख्या है जो इनमें से सीरीज में नहीं है, बाकी एक सीक्वेंस में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हम लिखेंगे, चलिए देवनागरी में ही हम लोग लिखना चालू करें। प्रश्नानुसार हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है। अगर इन संख्याओं को हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो आरंभिक संख्या है उनके क्यूब के फॉर्म में है, लगभग क्यूब के आसपास ये घूम रहे हैं। तो हम लिखेंगे 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, अगर उसमें से 1 घटा दे तो आ जाएगा कितना हमारा भाई 7। इसी प्रकार यदि हम लोग यहां पर लिख देते हैं 3 का क्यूब तो हो गया 27, लेकिन इस बार घटाना नहीं जोड़ना पड़ेगा। 27 और 1 हो गया कितना हमारा 28। फिर हम देखते हैं 4 का क्यूब हो गया हमारा 64, 1 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना हमारे पास में भाई 63। फिर उसी प्रकार हम लोग 5 का क्यूब देखते हैं, 5 का क्यूब 125 हो गया, -1 करेंगे तो आ गया हमारा 124। आप समझ रहे होगे लगभग अब आंसर आपको दिखना चालू हो गया है। फिर भी वेरीफाई करने के लिए पूरा लिख लेते हैं हम लोग। अब आ गया हमारा क्या 6 का क्यूब जो कि होता है कितना हमारा 216, 1 घटा देंगे तो हो गया हमारा कितना 215 यहां पर आ गया। ठीक है बात। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहां पर 7 का क्यूब। चलिए यहां से इस तरीके से मैथ्स में आप बिल्कुल ऐसा लाइन खींच करके बनाइएगा। 7 का क्यूब हम लोग देखेंगे हो जाता है हमारा 343, 1 हम लोग माइनस करेंगे, आ गया हमारा 342। 8 का क्यूब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, ये हो जाता है हमारा 512, 1 घटा देंगे आ गया हमारा 511। तो हम जो यहाँ बीच में ही इमेजिन कर लिए थे वो बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो यहाँ पर क्या है भाई अलग अलग संख्या जो दिए हुए हैं 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511, आप देख पा रहे हो इनमें से एक संख्या है जो अलग है। आपको जो है इसी को जो है हाईलाइट कर लेना है यहां से कि भैया ये जो 28 है ना, ये प्लस करने से आ रहा है, बाकी सब माइनस करने से आ रहे हैं। हम लिख देंगे कि अतः अभिष्ट उत्तर चाहा गया जो अंक है, अभिष्ट उत्तर क्या है भाई 28, 28 है। इस प्रकार से आप वहां पर अवश्य लिखेंगे, बीच में हाईलाइट करेंगे और उसके बाद में इस तरीके से लिखेंगे कि अतः अभिष्ट उत्तर 28 है। ठीक है बात, स्पष्ट रूप से पर्याप्त स्पेस मिल रहा है हमें। ठीक है, इस बार तो 5 लाइन दिया हुआ था तो बिल्कुल जो है उसके अनुरूप ही हम लोग बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, x upon y plus y upon x is equal to -1 where x and y is not equal to 0। तो x क्यूब एंड y क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग x क्यूब और y क्यूब का वैल्यू निकालना है। फिलहाल प्रश्नानुसार जो चीजें दी हुई हैं हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। एक बार लिख लेते हैं यहां पर कि प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दी गई बातें हैं, प्रश्नानुसार x अपॉन y प्लस y अपॉन x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x एंड y इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है भाई, हमें यहां पर लिख देते हैं ज्ञात करना है x क्यूब माइनस y क्यूब। ठीक है,
चलिए अंत तक देखते हैं क्या कुछ आता है हमारे पास। तो एक इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर यदि हम लोग यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दें, आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पर तिर्यक गुणा आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, चाहो न लिखोगे तो भी चलेगा, समय के अनुसार बात है वो, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर अवश्य लिख रहा हूँ। एग्जाम में भी अगर आप लिखो तो अच्छा है। तो x हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास में वाई स्क्वायर, और मैं थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक्स वाई यहाँ पर में क्या हो जाएंगे भाई, लिखना होगा, जो कि इधर मल्टीप्लीकेशन होकर के हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ये देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो अब इक्वेशन हमको दिख रहा है, यहां से अब इमेजिन करके देखिए, आपको याद आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक छोटा सा फॉर्मूला। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको देख करके आप इमेजिन कर सकते हो कि यहीं से ही यदि हम समीकरण 1 का मान हम रख देते हैं कि समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ्स में ऐसा लिखना होगा। मेंस में अगर हम प्री की बात करते तो अब तक आंसर लिख करके आगे बढ़ चुके होते हम लोग। ये जो है बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अगर समीकरण 1 का मान रखें, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है हमारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, एक्स प्लस वाई इंटू 0, जिसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा क्या, अभिष्ट उत्तर। ये देखिए भाई इस तरीके से आप लिख सकते हो, यही है क्या हमारा अभिष्ट उत्तर, ठीक है बात। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उत्तर लिखें तो उसे अंतिम उत्तर को जरूर कोशिश करें कि उसको एक बक्से में बंद कर दें, चेक करने वालों को देखने में आसानी होगी। दूसरी बात, जब कभी भी समीकरण हम लिखेंगे तो समीकरण में कहां पर बराबर का निशान लगाना है, कहां पर किस प्रकार के चिन्ह लगाने हैं, वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। तो तीसरा प्रश्न, अच्छा ठीक, पहले प्रश्न ही देख लेते हैं कि बोल रहा है नीचे दी गई आकृति 1 के अनुसार आकृति 2 में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पर से गायब है, तो यहाँ से हम लोग को देख करके समझना है कि क्या किया जा सकता है ना। तो देखिए समझते हैं इसको। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, यहां है 78। अब ये 78 कैसे आया, तो हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार आकृति 1 से। अब आकृति 1 को बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये चीज रियलाइज होगा कि ये लिखा हुआ है 11 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 6, और जब हम ये करते हैं हमें क्या मिल जाता है भाई, तो ये हो गया हमारे पास में, सॉल्व करके देखेंगे इसको तो ये आ गया हमारे पास में, कितना लिख देंगे, ये हो गया 132 माइनस 9 छक्का 54, तो ये हो जाएगा हमारा 12 में से 4 गया, आ गया 8, 13 में से 6 चला गया, यहां पर आ गया क्या हमारा 7, ठीक 78। ये 78 जो है आ रहा है ना। अब अगर इसी को यहां पर अपना लेते हैं, हम लिखेंगे इसी प्रकार आकृति 2 में, जैसा कि हम आकृति 1 में सिद्ध कर रहे हैं उसी प्रकार आकृति 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो नियम से यहां 78 आया, जो हम लोग लेकर के आए हैं, वही नियम यहां लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 14 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 8, कितना हो जाएगा, ये हो गया 140 माइनस 7 अट्ठे 56, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10 में से ये 6 गया, आ गया अपना 4, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 14 में से 6 चला गया, आ गया हमारा क्या
8। तो ये हो गया हमारे पास में 84। तो हमारा यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए था भाई, 84। इसी बात को अब हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे, अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या 84 है। आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से जो है आप बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। ये हरकत नहीं करेंगे भाई, ये जो है आपको बस ऐसे बताने के लिए मैंने कर दिया। ये आप लोग वहां जाकर के नहीं करने वाले हैं, ये सब इसमें ये सब नहीं करने वाले हैं। आपको मैंने बताने समझाने के लिए किया था। आप केवल इस तरीके से लिखेंगे कि आकृति में 78 जिस प्रकार से आ रहा है उसी प्रकार आकृति 2 में जो है हमारा आएगा क्या, 84। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो बोला गया है कि 20 लीटर पानी, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दें तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या किया गया है यहाँ पर, टोटल हमारे पास मिश्रण है, कितना मिश्रण है हमारे पास में, 20 लीटर है। ठीक है, अभी इसमें सीधे मिलाना नहीं है, 20 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का अनुपात स्पेशली बोला है कितना, 5:3। ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास में 5:3 में ऑलरेडी एक मिश्रण है। अब क्या बोला, उस मिश्रण से पहले हम लोग कुछ निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, 4 लीटर हम लोग माइनस करेंगे। बाद में हमको क्या करना है, उसमें 4 लीटर मिलाना है प्योर दूध। तो अब जब दूध मिला दिए तो उसमें फिर कितना जो है क्या है हमारे पास में अनुपात जो है किस प्रकार से आएगा ये चेक करना है। तो कई सारी स्टेप है ना, 2 नंबर के लायक थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें संभल करके लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है ना। प्रश्नानुसार वगैरह करके अलग से नहीं लिख रहे हैं, इस बार जगह कम पड़ने वाला है। देखते हैं हम लोग, देखिएगा 20 लीटर मिश्रण, 20 लीटर मिश्रण में क्या है हमारे पास, तो 20 लीटर मिश्रण में अगर हम लोग देखें दूध कितना है और उसके अनुपात में पानी कितना है, ये इस तरीके से करके रख लीजिएगा। अगर हम लोग 20 लीटर मिश्रण में दूध कितना है, कितना लीटर दूध है ये निकालना चाहे तो हम करेंगे यहां पर 20 इंटू क्या दिया हुआ है भाई, दूध है 5 और टोटल हो गया 5×3 8। तो हम लिखेंगे यहां पर 5/8। तो टोटल कितना लीटर हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारे पास में कट करके हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, 25/2 लीटर। कितना आ गया हमारा, 25/2 लीटर। ज्यादा काट छाट मत कीजिएगा, है ना। अगर आप सीधे सीधे कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं बनेगा तो काटिए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं पानी कितना है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा कितना लिखेंगे भाई, 3/8। और 20 गुणा 3/8 अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, ये फिर से हमारा हो जाएगा, ये हो गया 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5 तिया 15/2 लीटर। कितना आ गया हमारा, 15/2 लीटर। तो कुल मिलाकर के 20 लीटर मिश्रण में 25 मतलब ये 12.5 लीटर क्या हो गया हमारा दूध है और 7.5 लीटर क्या हो गया हमारा पानी है। अब इसमें से क्या करना है हमको, अब इसमें से हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो देखो यहां पर मिश्रण से 4 लीटर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 4 लीटर मिश्रण में, 4 लीटर मिश्रण में कितना दूध और पानी होगा पहले ये समझ लें। तो हमें लिखना होगा यहाँ पर 4 गुणा 5/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया कितना भैया, 5/2 लीटर। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो ये पानी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 गुणा 3/8, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3/2 लीटर। तो अगर अब समझिएगा यहाँ पर ये 20 लीटर में इतना दूध और पानी है, 4 लीटर में इतना दूध और पानी है। अब हम लोग मिश्रण निकाल रहे हैं, है ना। तो ये जो है 4 लीटर मिश्रण निकालने पर हम देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 4 लीटर मिश्रण निकालने पर
निकालने पर क्या हो जाएगा भाई, 4 लीटर मिश्रण अगर जब हम लोग निकाल दे रहे हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, दूध कितना निकाले, दूध निकाला हमने 25/2 ऋण 5/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आ गया हमारा 20/2, अर्थात टोटल बच गया हमारे पास 10 लीटर। ये लो भाई दूध बचा है 10 लीटर। अनुपात कर लेते हैं यहां पर, ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितना निकलेगा, तो 15/2 ऋण 3/2 अर्थात कितना हो गया हमारे पास में, ये आ जाएगा 12/2 अर्थात 6 लीटर। ये देखिए भाई, जब हम लोगों ने 4 लीटर मिश्रण जो है निकाला तो 10 लीटर दूध बचा, 6 लीटर पानी बच गया। अब हमको बोला गया है कि यहां पर 4 लीटर दूध डाल देना है, तो फिर से लिख देते हैं 4 लीटर दूध मिलाने पर। अच्छा, दूध ही मिला रहे हैं ना, तो यहां पर अब पानी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो सीधे सीधे लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 10⁻4 बराबर कुल 14 लीटर। और वहीं दूसरी ओर यहां पानी तो 6 का 6 लीटर ही है, ये लो भैया 6 लीटर। इसलिए अंततः हम लोग लिख पाएंगे इस प्रकार दूध व पानी का वांछित, दूध और पानी का वांछित अनुपात कितना हो जाएगा भाई, वांछित अनुपात। अब इसको डायरेक्ट यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि 14/6 अर्थात कितना हो गया भैया हमारा 7/3, 7:3 है। इस प्रकार हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा उत्तर। क्या होना चाहिए भाई, वांछित अनुपात हमारा ये 14/6 करेंगे, अंततः हम लोग लिख देंगे क्या, 7/3 होगा। ये जो है या है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। देखो, तो ये जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप बनाने पर हमें बहुत ज्यादा आसानी से ये समझ भी आएगा। चेक करने वाले के लिए भी आसान है कि हाँ भाई, ये 20 लीटर में से 4 हमने हटा दिया, फिर क्या किया हमने, 4 लीटर दूध मिला दिया। जो प्रश्न में बोला है वो करते चलो, उत्तर आपका जो है वो स्पष्ट अवश्य आ जाएगा। ठीक है बात। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है रीजनिंग का। देखिए, यदि 1 जनवरी 2099 को गुरुवार हो तो 1 जनवरी 2101 को कौन सा वार होगा। गौर कीजिएगा, पहले जो है यहां पर क्या ये 2099 ये एक प्रकार का लीप वर्ष तो नहीं है, तो मुझे लगता है हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां पर लिख देंगे भाई प्रश्नानुसार, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 1 जनवरी 2099 को कौन सा दिन है भाई, हम लिख देंगे ये दिन है गुरुवार, ये दिन है गुरुवार। चूंकि यह साधारण वर्ष है, क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि यह साधारण वर्ष है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः अब साधारण वर्ष है तो एक ही दिन आगे बढ़ेगा, अतः 1 जनवरी 2100 को कौन सा वार हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। 1 जनवरी 2100 को कितना क्या हो गया भाई, शुक्रवार। अब चूंकि यह भी 2100 भी देखो, और याद होगा आप लोग को कि लीप वर्ष अगर देखना है तो अगर ये क्या हो गया भाई, ये 2100 है, इसको 4 से नहीं 400 से क्या करना पड़ेगा, इसको कटा के देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल नहीं कटने वाला है, हम लिखेंगे यह साधारण वर्ष है, इसीलिए प्रश्न दिया गया है। गलती से कोई क्या कर दे, इसको लीप वर्ष अगर माना तो आंसर गलत हो जाएगा। चूंकि यह साधारण वर्ष है, अतः फिर से 1 साल बढ़ा करके हम लिखेंगे कि 1 जनवरी 2101 को कौन सा वार हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारा शनिवार, ये हो गया शनिवार। यही तो हम लोग को निकालना था। अतः वांछित दिवस शनिवार
है। एक लाइन और ऐसा लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, ठीक है। उसको बिल्कुल जो है ना बॉक्स में भरना या अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, जो आप आंसर फाइनल आंसर लाना चाह रहे हैं उसे। क्लियर है? चलिए भाई, तो यहां पर अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग कि एक बक्से में क्या बोला गया है, एक बक्से में 4 नीले, 3 सफेद और 5 लाल रंगों के संगमरमर के टुकड़े हैं। यदि बक्से से एक टुकड़ा यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह टुकड़ा जो है क्या है, लाल रंग का हो। रैंडमली एक हम लोग को क्या है टुकड़ा निकालना है, एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में बहुत सारे, ये जो है ना बहुत बेसिक सा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो उसी अनुसार इसको हम लोग डील करेंगे। बोला गया है प्रश्नानुसार, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। कुल टुकड़े, प्रश्नानुसार कुल टुकड़े, कितने कुल टुकड़े दिए हुए हैं भाई, तो हम बोलेंगे 4 नीले धन 3 सफेद धन 5 लाल बराबर कितना हो गया भाई हमारे पास में, हो गया 5 3 8 4 12 टुकड़े। कुल कितने टुकड़े हैं हमारे पास, 12 टुकड़े, ठीक है। बोला किसको है केवल कि अगर हम लोग एक बार ऐसा निकालें तो उसमें से लाल रंग का कौन सा कितना होगा, तो हम यहां पर स्पेशली लिख लेते हैं लाल रंग के टुकड़े, लाल रंग के टुकड़े। और लाल रंग के टुकड़े कितने हैं हमारे पास में, तो वो है भैया 5। कितने हैं, 5 टुकड़े। बस यहां से लोगों को आंसर दिखना भी चालू हो गया, क्या होगा आंसर करके, लेकिन फिर भी हम पूरा ये लिख करके चलेंगे। हम लिखेंगे यहां पर कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के बारे में हम जानते हैं कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है भाई। प्रायिकता बराबर करके हम लोग लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या लिख देंगे हम लोग यहां पर, कुल सभी संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ऐसा जो है बिल्कुल लिख करके हम बकायदा क्या करेंगे भाई, बकायदा बता देंगे कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल रंग के टुकड़े कितने हैं 5, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभावित परिणाम 12। और ये आ गया हमारा क्या, अब ये और तो कटना नहीं है, तो ये आ गया क्या, प्रायिकता। तो हम बिल्कुल लिख देंगे अतः अभिष्ट प्रायिकता है, अतः अभिष्ट प्रायिकता 5/12 है। ये हो गया हमारा क्या, जो उत्तर चाहा गया था। बस इतना ही तो लिखना था इसमें। वो क्वेश्चन पढ़ते साथ जितने मैथ्स वाले हैं वो लोग तो ऐसे ही समझ गए थे, लेकिन जो मैथ्स वाले नहीं है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिएगा कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए आपको सीधे सीधे आंसर लिख देना है। लेकिन चूंकि ये मेंस है, 2 नंबर कमाना भी है, वो 2 नंबर कमाने के लिए ये लिखना जरूरी है, ठीक है बात। बाकी उत्तर तो इसको देख करके ही समझ में आ गया था कि 5/12 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बात। अच्छा, अगर आप इसको ऐसा ना लिख करके थोड़ा सा इसको अगर इस प्रकार से लिख देते हो, मैं कहूंगा कि यहां से मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, चलिए देखते हैं। अगर आप इसको जो है इस तरीके से ना लिख करके पूरा वो कॉम्बिनेशन वगैरह वाला फॉर्मूला लगा करके भी लिखते हो तब भी वो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। आप लिख दोगे यहां पर क्या भाई कि प्रायिकता, और उसके बाद में आप भयानक सॉल्व करना चालू करोगे, कॉम्बिनेशन वाला लगा करके चालू करोगे क्या, 5c1 अपॉन 12c1। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन 12 का फैक्टोरियल करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर लिखेंगे 12 माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल को हटा देते हैं, 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। कुल मिलाकर के इसको हम लिख देंगे क्या, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल
ये हो गया हमारा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, फाइनली आ जाएगा क्या 4 4 11 11 कैंसल आउट, आ गया आंसर कितना 5/12। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिखने के बाद फाइनली आपको यही लिखना है कि अतः अभिष्ट प्रायिकता 5/12 है। अब इतना फैक्टोरियल सॉल्व करने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, वो डायरेक्ट 5/12 दिख रहा है तो उसको वैसा लिखो। अगर आप ऐसा भी लिख करके आओ कोई बुरी बात नहीं है ना, अच्छी बात है, वो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। इन प्रेक्षणों में से प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का मान 40 है। तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। अब 25 जो है हमारे पास में टोटल कितने हैं भाई, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, वो खुद है 25। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से इमेजिन करके देखिए, यहां से लेकर यहां तक टोटल 25 है हमारे पास, है ना। ये हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास 25, और इनका माध्य कितना दिया गया भाई, इनका माध्य दिया गया है, हम देखेंगे यहां पर दिया है द मीन इज 36। ये लो भैया 36 इनका मीन है। टोटल 25 हमारे पास में क्या है ऑब्जर्वेशन है, 1 से 25। अब बोला कि फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 32, है ना। तो 1 से लेकर के यहां तक मैं मान लेता हूं यही है हमारा 13। तो इनका अगर हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास में बोला गया कि पहले 13 का मीन जो है वो आ गया कितना हमारे पास 32 आ गया है, पहली बात। फिर बोला गया लास्ट 13। अब इस लास्ट 13 शब्द को समझना ना जरूरी है। लास्ट 13 या अंतिम 13 प्रेक्षण के लिए मान क्या होगा, तो अंतिम 13 मतलब अगर इसको 13वां बनना है तो आप समझिए कि यही तो वो पहला होगा। जो प्रथम 13 का हिस्सा है वही अंतिम 13 का पहला वैल्यू बनेगा, हाँ कि ना। अगर ये बन रहा है पहला तो बिल्कुल हम यहां पर लिख सकते हैं कि भैया फिर इसका मीन कितना है, इसका मीन दिया गया हमें 40। ये लो भाई ये दे दिया है 40। अब इसी से आप समझ लीजिए कि प्रथम 13 का मीन है 32 और अंतिम 13 का मीन या माध्य है 40। यहीं से हमको 13वां जो मान है वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, आइए स्टेप बाय स्टेप, चूंकि अब हमको लिखना है इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि 25 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है भाई, 25 प्रेक्षणों का माध्य। अब तो यहीं से देख करके बता सकते हैं हम, दिया हुआ है 36। अतः 25 प्रेक्षणों का कुल मान कितना हो जाएगा, 25 प्रेक्षणों का कुल मान हो जाएगा, आप यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 36। क्या हो जाएगा हमारा 25 गुणा हो जाएगा हमारे पास में 36। और जब हम लोग 25 और 36 का गुणा करने वाले हैं ये कितना वैल्यू आ जाएगा, तो हम देखते हैं ये हो गया हमारा 25 चौक तो 100 और 6 तो ये शून्य आ गया, 15 25 75 80 90, ये आ गया हमारा 900। 25 प्रेक्षणों का कुल मान आ गया हमारा कितना भैया 900। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम 13 बोला, हाँ प्रथम 13 प्रेक्षणों का मान, प्रथम 13 प्रेक्षणों का मान मतलब 13 का ये कितना दिया है 32, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे 13 गुणा 32। मैं एक स्टेप यहां पर चबा गया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना सुनना। हम चाहें तो इसको पूरा स्टेप, क्योंकि 4 नंबर की बात है ना, स्पेस पर्याप्त है, तो आप लिख सकते, मेरे पास स्पेस नहीं दिख रहा, आपके पास पर्याप्त रहेगा। आप लिखोगे प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32, फिर लिखोगे इसलिए प्रथम 13 प्रेक्षणों का मान करके आप लिखोगे और ये बता दोगे 13 गुणा 32 बराबर, यहां पर आप लिख दोगे कितना आ जाएगा भाई 13 दूनी ये हो गया भाई 26 और फिर आ गया 416। ठीक है, चलो इसी प्रकार अंतिम 13
प्रेक्षणों, अंतिम 13 प्रेक्षणों का मान, अंतिम 13 प्रेक्षण के मान क्या होंगे, संख्या तो 13 है और उसका माध्य कितना दिया भैया, वो दिया है 40। तो यहां से आप लिख सकते हो, क्या लिख देंगे हम लोग, 520। ये लो भाई, 13 का पहाड़ा हो गया, 13 चौक 52, 520। तो इस तरीके से हम प्रथम 13 प्रेक्षण के मान और अंतिम 13 प्रेक्षण के मान निकाल चुके हैं। अतः अब यहां से हमें समझना है कि यदि ये स्टार्टिंग के 13 का वैल्यू है हमारा 416, लास्ट का है 520, लेकिन टोटल कितना है, टोटल तो भैया 900 है। इसका मतलब जो अतिरिक्त है वो यही है जो ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हम लोग कह देंगे अतः 13वें प्रेक्षण का मान बराबर, हम लिख सकते हैं यहां पर 416 धन 520, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और उसमें से कुल को हटा देंगे, तभी तो हमें ओवरलैप्ड जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। और ये हो गया कितना हमारे पास में, 400 500 तो 900 होता है, आपको पता है, 16 और 20 को जोड़े, आ गया कितना हमारा 36। इस प्रकार 13वें प्रेक्षण का मान क्या हो जाएगा, 36। अतः 13वें प्रेक्षण का मान 36 है, ऐसा लिख करके आप अपने उत्तर पूर्ण करेंगे। ठीक है बात। अब चाहे तो ये डायरेक्ट ऐसा भी लिखेंगे, 36 आंसर लाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप ऐसा बनाओ चाहे मत बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अब कोशिश कीजिएगा कि जैसे हमने 25 के लिए स्टेप लिखा है, वैसे प्रथम 13 अंतिम 13 के लिए भी स्टेप वाइज आप जाएंगे, स्टेप्स पर जो है वो ठीक नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है बात। चलिए भाई, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा, एक ही आधार विधि द्वारा, अर्थात वैदिक गणित के ये विधि द्वारा जो है 105 और 107 का गुणा करना है। पहले तो ना हल्का सा गुणा करके देख लिया करो आंसर, बाद में आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं करके। एक ही विधि, आप लोग अगर वैदिक गणित पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि प्रश्नानुसार ये निखिलम सूत्र से हमको करना है। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ भाई, प्रश्न अनुसार हमें एक ही आधार विधि से, ठीक है, एक ही आधार विधि से क्या देखते हैं हम लोग, आधार कितना दिया हुआ है, आधार बराबर हो जाएगा हमारा 105 107 है, तो आधार हो गया हमारा 100। और यहीं से हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि विचलन कितना हो जा रहा है हमारे पास में, तो विचलन दोनों सकारात्मक है। विचलन है हमारे पास में, एक तो है +5 और एक है +7। ठीक है बात। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, अतः हम लिखेंगे यहां पर 105 गुणा 107 और यहां पर लिख देते हैं हम लोग विचलन कितना आ रहा है हमारा, विचलन आ गया हमारे पास में +5 और +7। इन दोनों का गुणा करने पर हमको क्या मिल रही है, टोटल अब हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं कि हम करेंगे यहाँ पर क्या, 5 गुणा 7, जिसका आंसर हो जाएगा 5 सत्ते 35। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां हम लोग करते हैं या तो 105 में 7 को जोड़ दो या 107 में 5 को जोड़ दो, मतलब किसी को भी करो, आना तो 112 ही है। तो एक को किसी को लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहां पर 105 धन 7, तो ये हो गया कितना हमारा 112। और यही है क्या हमारा उत्तर। अतः अभीष्ट उत्तर 11235 है। अतः अभीष्ट उत्तर 11235 है। बहुत सिंपल सी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है बात। यहां पर हमने क्या किया है वो हमने थोड़ा सा यहां पर हिंट कर दिया है कि हमने इस तरीके से किया है। हमने आधार देख लिया 100, विचलन देख लिया +5 +7, ये सब हम लोग आसानी से यहां पर कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए भाई, ये बनाने के बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। बहुत ठीक क्वेश्चन मिले थे आपको। देखो अभी बनाते वक्त जो है ना, जैसा आप महसूस कर रहे हैं बहुत आसानी से जो बन जा रहा है, वास्तव में क्या है कि अगर आपकी मेंटेलिटी बहुत सही है, बहुत सही चल रही है, तो मैथ्स के पेपर ना इस बार ना इजी थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप पढ़े हो तो इजी है,
लेकिन क्या होता है कि एग्जाम हॉल में यदि साइंस का पेपर आपने देखा है कि भाई टफ है, अब पेपर 4 की बात है, साइंस का पेपर आप अचानक से पूरा वो हृदय का चित्र वगैरह या मानव पाचन तंत्र वगैरह बनाए हो, वो इधर फिजिक्स में कुछ डेरिवेशन वगैरह की, अचानक फिर मैथ से क्वेश्चन, तो वहां का प्रभाव यदि मैथ्स में अगर दिखे, यदि वहां लिखते लिखते आपको 1.5 घंटा हो गया, फिर अब 1.5 घंटे में आपको मैथ्स भी सॉल्व करना है, फिर साइंस एंड टेक भी लिखना है आगे, जब आप ये सब विचारधारा लेकर के आ जाते हैं मन में ना, तो गणित के प्रश्न कठिन दिखते हैं। मेरे लिए अभी ये आसान आसान प्रश्न है, बोल देना आसान है, लेकिन जो विद्यार्थी वहां बैठ करके साइंस के पेपर के बाद इनफैक्ट अगर ये बैठ कर बना रहे थे, तो जितनी आसानी से भी बन रहा है ना, इतनी आसानी से वहां बन नहीं रहा था होगा। ठीक है बात। उसका कारण क्या है? कारण है पूर्व के प्रश्नों का प्रभाव, पूर्व के प्रश्नों के द्वारा लिया गया समय। अब मैथ्स बनाते वक्त ही हमारे दिमाग में बार बार चलता है कि समय नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो, और जितने बार आप ये अपने आप को दोहराओगे कि मैं जल्दी करूं, उतना ही कठिन होता जाएगा मैथ्स। तो मेंस में इस बात का हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल इस बात को समझिएगा आप लोग कि प्रत्येक प्रश्न नया है, और प्रत्येक प्रश्न आपको जो है वो 2 अंक 4 अंक 8 अंक दे करके जाएगा। मान लेते हैं कि किसी कारणवश आरंभिक साइंस के पेपर का, मैथ्स पेपर का, साइंस टेक का, कहीं का भी यदि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन नहीं बने, तो इसका मतलब कितने का नुकसान हो रहा है? 8 का। अब ध्यान से सुनिए, यदि 8 के नुकसान को आप देखो वहां पर और अगले प्रश्न में सीधे सीधे चले जाओ उस 8 को छोड़कर, तो आपके अंक अच्छे आएंगे। समस्या तब होती है जब वो 8 अंक का नहीं बन रहा है, ये बात हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाए। अब वो 8 नहीं, उल्टा आपका 24 अंक ले डूबता है। अर्थात जो प्रश्न नहीं बन रहा है, जो आप नहीं लिख पाए हैं, जैसा भी चल रहा है, अंततः एग्जाम के अंत में आप देखते हैं कि भाई 200 में 200 तो किसी को नहीं मिलता है, कुछ अंक तो कटते ही हैं। तो आप ये सोच लिया करो कि चलो 8 ना सही 192 में फाइट करेंगे, 190 में, अरे 150 में फाइट करेंगे। जो छूट गया वो छूट गया, आपको आगे बढ़ना है, उस बात को ढो करके नहीं चलना है। अगर साइंस को ढो करके मैथ्स बना रहे हो तो भाई बहुत कठिन प्रश्न पत्र था, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमको जो है साइंस को ढो के नहीं बनाना है। अब देखो जैसे ये कार्य क्षमता वाला, बहुत से लोगों को ये देख करके कठिन लगने लगता है, लेकिन एकदम बारीकी से इसको देखिए, समझिएगा कितना आसान प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 1/12। बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी की कार्य क्षमता हो गई 1/15। ए की कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी है, तो अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये ना 3-4 लाइन लिख करके प्री में आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हो, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश करता हूं कि एग्जाम, देखो आपके पास ना बहुत जगह है यार नीचे, मैं इतने सारे जगह यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो हटाना पड़ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा कम जगह यूज करूंगा, आप लोग बहुत डिटेल में अच्छे से लिख लेना, है ना। चलो, तो क्या देखते हैं हम लोग, हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास में a प्लस बी की कार्य क्षमता, a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी दी हुई है भाई? a प्लस बी, ओहो हो, ऐसा पूरा लिख देते हैं हम लोग, a प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता। तो जैसा कि प्रश्न में हमारे दिया गया है कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में कर सकते हैं, उसको अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे तो एक दिन की कार्य क्षमता हो गया 1/12। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता। तो बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता हम देख पा रहे हैं कि यहां दिया हुआ है 15 दिन में कर पाते हैं लोग काम, तो हो गया 1/15। ये लो भाई। तीसरी बात एक और दिया हुआ है, क्या? ए की कार्य क्षमता बराबर है 2 गुणा सी की कार्य क्षमता। अब हमें सॉल्व करने के लिए इन बातों को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं कि प्रश्नानुसार ऐसा है, अतः हम क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः
a प्लस बी बराबर 1/12। अब इसमें अगर हम लोग इक्वेशन थर्ड को अगर रखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, ये प्रश्न से एक ही कार्य क्षमता है 2c, तो हम लिख देंगे 2c प्लस बी इज इक्वल टू 1/12। ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। अगला अगर हम लोग इसी प्रकार देखें तो हम लिख सकते हैं एवं क्या भाई b प्लस सी बराबर कितना हमारे पास 1/15। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों ही समीकरण को देख करके आप समझ सकते हो हमें किसकी कार्य क्षमता निकालनी है भाई, बी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर कि सी को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ 2c है यहाँ c है, तो इसलिए हम लोग क्या कर ले कि इक्वेशन 2 में अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं 2 का, क्या कर लेते हैं भाई, यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 2 गुणा 2 ऋण समीकरण 1। यदि हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दे और समीकरण 1 को से घटा दे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2/15। 2 का गुणा किया हमने, देखिए आप ये 2 का गुणा कर दिया हमने, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास b माइनस 2c माइनस 1/12। इन सब में हमने माइनस लगा दिया, ये देखो ये माइनस b माइनस 2c माइनस 1/12, और ऐसा करके हमारे पास क्या आया, तो ये 2c तो कैंसिल हो गया, 2b में से b गया तो आ गया क्या b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/15 ऋण 1/12। ये लो भाई 2/15 ऋण 1/12 सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसका एलसीएम निकालेंगे, 15 दूनी 30 तो नहीं होगा, 15 चौक 60, 60 जो है आ जाएगा 12 के पहाड़ा में, तो एलसीएम हम लोग लिख देते हैं 60, और 15 चौक 60 तो हो गया 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60, तो यहां पर कर देंगे 5 का, ये हो गया हमारे पास में 3/60, अर्थात b बराबर हो गया 3/60, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहां पर 1/20। b बराबर कितना आ गया हमारा 1/20। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि भाई आपके पास नीचे और लाइन है, सर ये ऐसा हो जा रहा है यहां पर, ऐसा सोचना मत, पर्याप्त लाइन है, मेरे पास कम है क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा तब नीचे लिख पाऊंगा, है ना। तो बिल्कुल आप लोग बहुत इत्मीनान से लिखना, b बराबर हो गया कितना 1/20, और इसलिए आप लिखोगे अतः B इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। ठीक है बात, B अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिखना, B का वैल्यू 1/20 आया, मतलब उसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे क्या उसको 20 दिन। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व आप कर सकते हो। वहां जो थोड़ा सा ज्यादा हौच-पौच हो गया उसको आप नीचे लिखेंगे, वो स्पष्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जो है इतनी जगह 2 लाइन और बाकी थी हमारे पास लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं यहां से यहां, देखो तो आराम से जो है हम लोग लिख पाते हैं ना, 2 लाइन बच रहा है ना भाई, तो ऐसा लिख पाते। ठीक है, तो हमने जगह के अनुसार आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप जो है करेंगे, देखो इसमें भी यही हाल होने वाला है। ठीक, प्रश्न इतना है, प्रश्न भी दिखना ही चाहिए आपको। तो चलो प्रश्न देखते हैं हम लोग। ए और बी 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक साथ इस तरीके से दिया रहता है, तो पहले ए के लिए सॉल्व करेंगे फिर बी के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छी बात यह है क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं बोल रहा था क्या कि ये इजी है, उसका कारण भी यही था कि बड़े क्वेश्चन नहीं थे इस बार। मालूम मैथ्स में जो है ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन का ही समूह दिया हुआ है। अब देखो ना, ये क्वेश्चन कितने का है, 8 अंक का है, और इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन है, मतलब अंततः हो तो गया ना, 4-4 नंबर वाले ही तो क्वेश्चन दिए हैं, तो 4-4 नंबर के लायक हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, हमारे पास में बोला गया है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ध्यान देना, ये अंडरलाइन करने लायक बात है, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, फेल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो
दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने वाले पूछा है, दिया क्या है, दिया है अनुत्तीर्ण, और पूछ रहा है उत्तीर्ण वालों को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा क्या बोला जा रहा है यहां पर। इसको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मुझे पेपर का ही सहारा लेना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के पास में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब मैं जैसा बताते जा रहा हूं वैसा करेंगे, है ना। हमारे पास जगह जरूरत पड़ेगी ज्यादा, है ना। प्रश्न पत्र रख लेते हैं हम लोग। बोला गया है परीक्षा में जो है 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो, अगर ऐसा है तो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैं डेटा यहां पर लिख दूं आप लोग के लिए कि प्रश्नानुसार कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, सीधे थोड़ा सा चार्ट जैसा बना लेते हैं हम लोग। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी किसमें, पहले लिखते हैं हम लोग हिंदी में। कितना दिया था हिंदी में, तो हिंदी में दिया हुआ था हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 36%, यहां लिख दिया हमने 36%। दूसरा अंग्रेजी की बात की गई थी तो हम लिख देंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे, तो हम लिख देंगे यहां पर दिया हुआ है 47%। ठीक है, और कुल कितने अनुत्तीर्ण दिए हुए हैं, दोनों में अनुत्तीर्ण, तो दिया हुआ है दोनों में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है हमारे पास में। क्या बोला है, यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं 22%। ये लो भाई, ये हमारे पास। अब यहां पर थोड़ा सा इंटरसेक्शन लगा करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं 36, अंग्रेजी में कितने हुए हैं 47, और दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं 22। तो यहां पर जब हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे हमें समझ में आएगा कि यदि हमें कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहां पर 36% प्लस 47% माइनस करना पड़ेगा जो टोटल 22% है उन्हें। इन दोनों को जोड़ करके हम इससे घटाएंगे, तब जो है हमारे पास में कुल जो अनुत्तीर्ण है वो आ जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, तो हम देखते हैं यहां पर आ गया हमारे पास 22, इसमें से घटा देते हैं 7, और ये हो गया 7 6 13 -22 यहां पर लिख करके रख लिए। ये हो गया 4 4 8 83 -22% हम लोग कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1, और ये 61%। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो गए हमारे पास 61%। अतः जो पूछा गया वो क्या है भाई, कुल उत्तीर्ण पूछा है, हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग यहां पर लिखेंगे कि अतः दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, और ये हम लोग लिख देंगे 100 - 61%। ठीक है, 100 क्यों, क्योंकि टोटल तो 100% होना है, तो 100 में से 61 हमने हटा दिया। क्या गया हमारे पास में, ये आ गया 9, और 10 में से 7 गया, हो गया 3, 39% विद्यार्थी। कितने परसेंट, 39% विद्यार्थी। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 39%, 39% होंगे। ये जो है लास्ट में हमको लिखना जो बहुत जरूरी है। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपके पास जगह है। देखो ये इतने सारे, अरे बाप रे काफी अच्छा। इसमें तो अभी एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना। हाँ, बी, तो बी है हमारे पास में। ठीक है, कितना आ गया था आंसर हमारा 39%। चलो भाई, इसी का 8 नंबर में 4 अंक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब 4 अंक में फिर बोला है
3/8, 5/12 तथा 9/16 का महत्तम समापवर्तक मसप तथा लघुत्तम समापवर्तक लसप ज्ञात कीजिए। है ना, HCF LCM दोनों निकालना है। ये है तो बहुत आसान, लेकिन लिखना पड़ेगा बहुत सारा। तो चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा और जगह ले लेते हैं भाई, है ना, बराबर दोनों में जगह डिवाइड कर लीजिएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार दिए गए संख्या। क्या क्या दिए गए संख्या है भाई? तो हमारे पास दी गई संख्या क्या क्या है? 3/8, फिर 5/12 और 9/16। तो इनका मसप क्या होगा? HCF क्या होगा? और इनका हम लिख देंगे यहां पर लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? ये हो गया लसप। ठीक है, ये हो गया HCF LCM। लेकिन अब HCF LCM आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, ऐसा करके। तो महत्तम समापवर्त्य बराबर क्या हो जाता है? हम जानते हैं यहां पर महत्तम, पूरा नहीं लिखता, समय लगता जाएगा, चलो लिख देते हैं म स प बराबर हम लोग क्या लिख देंगे भाई? बराबर क्या होता है? अंश का म स प बटे हर का ल स प, लघुत्तम समापवर्त्य। अंश मतलब कि किसका भाई? 3, 5 एंड 9। हम लिखेंगे 3, 5 और 9। इनका म स प निकालना है हमें, महत्तम समापवर्त्य निकालना है हमें, और बटे में लिख देंगे हम लोग क्या? हर, अर्थात 8। ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात चल रही है। देवनागरी में हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी का ही प्रयोग कर रहे हैं, इसका लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है बात? क्या हो जाएगा भाई? तो हम देखते हैं 3, 5 और 9 में यही दिया हुआ है संख्या। हाँ, यही दिया हुआ है संख्या हमारे पास। इनके 3, 5 और 9 में तो कोई कॉमन ही नहीं है, हम लिख देंगे क्या? 1। और इनका अगर हम लोग LCM निकालना चाहें, LCM के लिए 16 दूनी 32, 12 नहीं आने वाला, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो आ जा रहा है, लेकिन 16 तिया 48, 12 चौक 8, हाँ ठीक, यहां पर आ जाएगा ये 48। हमको डायरेक्ट सोच करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ करके निकालना पड़ेगा, ज्यादा जगह आपके पास में रहेगा नहीं। ठीक है, कि आप जो है वो वाला विधि अपनाते रहें, 16, 8, 12 लिखें, सीधे सीधे 16 का पहाड़ा पढ़ना। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 32 को हमने देखा कि वो 12 से पहाड़ा नहीं जा रहा है, 8 से चला जा रहा है। 16 तिया 48, अब 12 के पहाड़ा में 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 के में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो वही हो गया उसका LCM। है ना, ऐसा हम लोग निकालते हैं, सीखे हो आप लोग, वैसा करते जाना। यदि हम लोग देखते हैं ल स प लघुत्तम समापवर्त्य, अगर हम लोग देखें तो जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं भाई? अंश का ल स प बटे हर का महत्तम समापवर्तक, और इसलिए हम लोग लिख देंगे किसका? 3, 5 और 9 का हम लिखेंगे यहां पर LCM, और साथ ही साथ में हमें निकालना होगा क्या? 8, 12 और 16 का HCF। ठीक है, इसका HCF। चलो अब इसको सोचते हैं हम लोग। तो इनके बीच में लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ना, और हमारे पास में इनके बीच में देखो, बिल्कुल ये उल्टा मत करना, बहुत आसान है, ये चीज याद रखना। अगर महत्तम समापवर्त्य निकालना है तो अंश का महत्तम निकालेंगे, और लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो अंश का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। ठीक है बात? चलिए तो ये देख लेते हैं हम लोग 3, 5 और 9, इनको अगर हम लोग देखें तो 5 दिया 45,
हाँ इसी में आएगा। ठीक है, 9 लघुत्तम समापवर्त के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़ी संख्या पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, तो 9 पंजे 45, 5 निया 45 और 15 तिया 45, 45 है जो तीनों में कॉमन है, ये हमने लिख दिया। दूसरा है 8 12 16, 8 12 16 में अगर हम लोग देखें तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 है ना, तो ये आ गया कितना हमारा 4। इस प्रकार आप जो है बिल्कुल नीचे में लिखेंगे अतः अभीष्ट, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे। महत्तम समापवर्त जो है वो है 1/48 और लघुत्तम समापवर्त जो है वो है हमारा 45/4 है। ऐसा करके जो है आप फाइनल आंसर लिखेंगे और बॉक्स में भर देंगे 1/48 और 45/4 को। ठीक है बात, ऐसा जो है हमको वहां पर करना होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 8 नंबर का जो दूसरा प्रश्न है वो भी तो आप गौर करो, 2 प्रश्न है, मतलब कि फिर से 4-4 नंबर के ही प्रश्न आ गए आपके पास में, 4 नंबर के हिसाब से हमको बनाना है। अच्छा ये जो दिया हुआ है फिर से मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। 7 + √5 अपॉन 7 - √5 माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5 इज इक्वल टू a + 7 √5 अपॉन 11b। यहां से a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है बात, a और b का मान ज्ञात करना, दिख बड़ा रहा है लेकिन बहुत आसानी से ये जो है बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए बना करके देखते हैं हम लोग एक बार जो है, जैसा क्वेश्चन में यहां पर देख लेता हूं कि क्या दिया हुआ है हमारे पास में। 7 + √5 दिया हुआ है ना, देख देख करके एक बार जो है मैं उतार लेता हूं क्वेश्चन जो है। ठीक है बात, दिया हुआ है हमारे पास में 7 + √5 अपॉन 7 - √5 माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5 सॉरी इज इक्वल टू a + 7 √5 अपॉन 11b। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो है आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले पक्ष को लेकर के चलते हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे भाई, दूसरे पक्ष से उसको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम पक्ष में तिर्यक गुणा करने पर, पहले पक्ष में हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, मतलब इस वाले सेक्शन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास में भाई, बहुत सिंपल है तिर्यक गुणा। और करते क्या है हम लोग, तिर्यक गुणा इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये 7 + √5 7 + √5 मतलब हो गया ये 7 + √5 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 - √5 का होल स्क्वायर। ये देखो भाई अपॉन क्या आ गया हमारे पास में, तो a + b a - b का कंडीशन है, इसे हम लोग लिख देंगे a² माइनस b²। ये लो भाई a² - b², जो हमने रूल यूज किया उसे ब्रैकेट में यहां पर लिख देंगे, चूंकि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है a² - b², और इसीलिए हमने क्या किया, हम यहां पर लिख दिए सीधे 7² - √5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं क्या आ जाता है हमारे पास में। अब यहां नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, ये तो पूरी दुनिया जानती है भाई, है ना, सबको बता दिए, विश्व में घूम घूम के बता दिए हम लोग। क्या बता दिए, हमने बता दिया कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और वहीं इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, और इस प्रकार के फॉर्मूला को यूज करके हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7² + 5 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 14 √5
माइनस, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, सीधे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो गौर करना, यहां पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में और माइनस में 2ab है ना, अब उल्टा हो जाएगा, यहां मुझे लिखना होगा 7 स्क्वायर माइनस 5, फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस 14 रूट 5। ऐसा क्यों हुआ, मैं बिल्कुल स्टेप यहां पर एक जो है हटा दिया हूं, बिल्कुल ध्यान रखना, यहां से मैंने ब्रैकेट हटा दिया है, ब्रैकेट लिखा होता तो ये प्लस प्लस और ये माइनस होता, ब्रैकेट ओपन होते ही इस माइनस के मल्टीप्लीकेशन के कारण ये माइनस माइनस और प्लस हो गया, ठीक है बात। तो यहां पर हो गया अब हमारे पास में ये हो गया 49 माइनस 5, ये आ गया। फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास में, अब दिख ही रहा है यहां से ये सब तो कट जाना है, क्या हो जाएगा 14 रूट 5, 14 रूट 5 तो सीधे लिख देते हैं 28 रूट 5, और ये हो जाएगा 49 में से 5 गया भाई, कितना आ गया हमारे पास में, 5 चला गया तो आ गया 44। कटा पिटा के देखते हैं जल्दी जल्दी से क्या आता है हमारे पास, 2 से ही तो कटना है, जल्दी से कटेगा। और आप लोग इमेजिन कर सकते हो अब क्या आ सकता है हमारे पास में, अगर यहां पर हम लोग देखें 4 4 11 और 4 सत्ते 28, 7 रूट 5 अपॉन 11, ये आया इसको सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करने पर पक्ष में क्या आ गया हमारे, प्रथम पक्ष में 7 रूट 5 अपॉन 11। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे अब इससे, ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोग नीचे लिखना है ना या अगल बगल में लिखना, मैं यहां पर अब लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखना कि दूसरे पक्ष से तुलना, दूसरे पक्ष से तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 7 रूट 5 अपॉन 11 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस 7 रूट 5 अपॉन 11 b। आपको क्या लगता है, देख करके समझ में आ रहा है हमें कि क्या वैल्यू होना चाहिए, इसलिए वैल्यू हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 1। तो ये हो जाएगा वैल्यू, नीचे में आप लिख दोगे, अतः a एवं b का वांछित मान है a बराबर 0 और b बराबर 1, खत्म बात। इतना पूरा सॉल्व करके क्या मिला, तो मिल गया हमको 0, ठीक है बात, 0 को ढूंढना ही तो टास्क था हमारा। अरे रुक जा भाई, चलिए तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, ये प्रश्न है, इसका वैल्यू क्या आ गया, ये a का मान 0 और b का मान 1 आया भाई, पूरा कंपेयर करके देख लिए हम लोग, भयानक कंपेयर किए थे। चलो उसमें जो मैं बताया था ना, वो किनारे में फॉर्मूला लिखना वो बहुत जरूरी है यार, वो लिखना है ना, ठीक है। चलो देखो, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, सामान्य स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भयंकर टाइप का, एकदम ट्रिग्नोमेट्री टाइप का दिख जरूर रहा है, लेकिन है बच्चों वाला क्वेश्चन, बताऊं ऐसे सोचोगे ना, ये मतलब 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है प्री के लिए। क्या 14 के लिए छाया बना 10, तो 7 के लिए 5, तो 21 के लिए 15, खत्म, 21 आएगा इसका आंसर, है ना। तो अब ऐसा है तो इसको लिखेंगे कैसे, चलो वो देख लेते हैं, लिखेंगे वाला को देख लेते हैं, क्या क्या बोला गया है वैसा वैसा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोला है भाई, प्रश्नानुसार खंभे की ऊंचाई बराबर, आरंभ में कितना दिया हुआ है भाई 14 मीटर, तब इसकी छाया कितनी है भाई, हम देखेंगे, लिखेंगे यहां पर 10 मीटर। फिर हम लोग देखेंगे क्या लिख देंगे यहां पर, वृक्ष है ना, हाँ पेड़ बोल रहा है, काहे वृक्ष जबरदस्ती लिखें, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क है, इसकी छाया दी हुई है कितनी भाई, छाया दी हुई है 15 मीटर, ये लो भाई 15 मीटर।
कैसे निकालेंगे? तो ऐसे इमेजिन करके तो 21 हम लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा। एकिक नियम से सॉरी, एकिक नियम से हम लिखेंगे, एकिक नियम से हम बोल देंगे यहां पर ऊंचाई 1 मीटर ऊंचाई की छाया, 1 मीटर ऊंचाई। अब इधर में खंभा, इधर पेड़ है, तो दोनों ही नहीं लिखते, हम लोग लिख देते हैं 1 मीटर ऊंचाई के लिए जो छाया है, हम लोग देखते हैं, अरे नहीं, छाया नहीं, उल्टा 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 उल्टा, हम यहां पर लिखते हैं 1 मीटर छाया के लिए ऊंचाई, ऐसा उल्टा निकालेंगे। 1 मीटर छाया के लिए ऊंचाई, क्या क्या दिया हमारे पास में? ऊंचाई अगर 14 है तब उसकी छाया कितनी दी हुई भाई? 10 मीटर। तो 1 मीटर छाया के लिए ऊंचाई, ये लिख देंगे हम लोग 14/10 मीटर। इसलिए 15 मीटर छाया के लिए ऊंचाई, 15 मीटर छाया के लिए ऊंचाई बराबर लिख देंगे हम लोग 14/10 इंटू 15। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 21 मीटर होगी। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है बात। ये जो है देखो, ये लिखने के लिए 4 अंक का था, इसलिए हम लोग लिखने के लिए एक नियम और ये सारा लिखे हैं। बाकी जो मैं बोला वो कंपैरिजन सीधे उसको 10 को 5 सोच करके सीधे 7 या 21 कर भी सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो लेकिन प्री नहीं बनाना है ना, यहाँ पर हमको मेंस लिखना था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? 2 विद्यार्थियों ए और बी, अच्छा ये जो है साथ साथ में 2 प्रश्न रहता है, हम दोनों को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है बात। चलिए प्रश्न पढ़ करके देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न में दे रहा है कि 2 विद्यार्थियों ए और बी के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं हैं क्रमशः 0.5 तथा 0.10। दोनों के एक साथ ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 0.02। प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए कि ए और बी दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, दोनों में से केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जहां जहां पर अनुत्तीर्ण नहीं हो बोल रहा है ना, उसको अनुत्तीर्ण हम लोग थोड़ा इमेजिन करके चलेंगे। चलिए, ये भी मुझे जो है आपको इसको बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न आप लोग के पास रहेगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आपके पास पर्याप्त जगह रहता है ना, ये देखो, ये पूरी स्पेस है आपके पास में। मैं यहीं पर बार बार हटा के बनाऊंगा, है ना, तब तो बनेगी बात। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारे पास में क्या है। प्रश्नानुसार आदतानुसार हम पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखा हमने? ए के पास होने की प्रायिकता, ए के पास होने की प्रायिकता हम लिख देंगे यहां पर 0.05। फिर बी के पास होने की प्रायिकता, और ये कितनी दी हुई है भाई? ये दी हुई है हमारे पास में 0.10। दोनों के पास होने की प्रायिकता, दोनों के पास होने की प्रायिकता कितनी दी हुई है? तो हम देखेंगे, ये दी हुई है हमारे पास में, कहाँ गया, 0.02। ठीक है,
इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो अब बोला जा रहा है, सबसे पहले बोला जा रहा है ए और बी दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो। ठीक, पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम लोग ए, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका, ए और बी दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो कुल पास होने की प्रायिकता, कुल पास होने की प्रायिकता क्या है? कुल पास होने की प्रायिकता आप देखोगे कि 0.5 दिया गया है ए के पास होने की, बी के पास होने की 0.1, और फिर उसके बाद में बोला है दोनों के पास होने की प्रायिकता क्या है 0.2। इंटरसेक्शन लगाएंगे और आसानी से हम बनाएंगे 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02, और ये हम लोग कर लेते हैं, आ जाता है हमारे पास में कितना 0.5 माइनस 2 0.03, मतलब हम लिख देंगे 0.13। तो पास होने, कुल पास होने की प्रायिकता हो गई हमारे पास में 0.13। अतः प्रश्न में जैसा लिखा है ए और बी दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, अतः ए व बी दोनों के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ए और बी दोनों के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई 1 माइनस 0.13। टोटल जब भी ऐसा दिया रहता है 0 पॉइंट के फॉर्म में, मतलब टोटल प्रायिकता क्या है 1 है, तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे यदि दोनों के पास होने की प्रायिकता क्या है भाई 0.13, तो फेल होने की प्रायिकता हो गई 1 माइनस 0.13, जो कि आ जाता है हमारे पास में कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास 0.87, यह आ गया 0.87, यही जो है इसका वांछित उत्तर होगा। ठीक है बात, पहला का आंसर आ गया हमारा। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो, दोनों में से कम एक जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। अब दोनों के पास होने की प्रायिकता कितनी है 0.02 है, तो दोनों में से कम एक, दोनों में से कम से कम एक के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ये उससे भी ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, दोनों कब पास हो रहे हैं? दोनों पास हो रहे हैं 0.02 कंडीशन में, और 0.02 कंडीशन में यदि दोनों पास हो रहे हैं, इसका मतलब 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे वही वो कंडीशन होगा जब दोनों में से कोई एक क्या हो रहा है भाई, फेल हो रहा है, और इसलिए हम लोग लिखेंगे इसे 1 माइनस 0.02, अर्थात 0.98 होगी क्या प्रायिकता, दोनों में से कम एक के अनुत्तीर्ण होने की, है ना भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग। ए के पास होने की प्रायिकता ये है, बी के पास होने की प्रायिकता ये है, दोनों के पास होने की प्रायिकता कितनी है 0.02, इसका मतलब इसी का उल्टा 1 माइनस 0.02 का कंडीशन में तो कोई एक कम से कम फेल हो रहा है, वो आ गया हमारा क्या 0.98। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बोल रहा है दोनों में से केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अब इस बार उत्तीर्ण बोल रहा है ना, अनुत्तीर्ण नहीं बोल रहा है। कम से कम एक के पास होने की प्रायिकता, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम एक के पास होने की प्रायिकता हमको चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक के पास होने की प्रायिकता के लिए थोड़े से स्पेस की हमें आवश्यकता होगी, ये हटा रहा हूं मैं। कम से कम एक के पास होने की प्रायिकता, सब सेलेक्ट हो जाओ भाई। ठीक है, कम से कम एक के पास होने की प्रायिकता अगर हम लोग को देखना है, इंटरसेक्शन और यूनियन मेथड हम लोग लगा करके देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना करके देखते हैं। मैं ये दोबारा नहीं लिखना चाहता था, इसलिए मिटाना पड़ जा रहा है इसे। ठीक है, चलो हो गया काम अपना लगभग। ठीक, चलिए देखते हैं
कि बोला गया है दोनों में से केवल एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अब इसके लिए क्या प्रायिकता होगी, तो इसको मतलब ये क्वेश्चन सी को समझने के लिए आप देखिए ए के पास होने की प्रायिकता कितनी दिख रही है हमें। ए के पास होने की प्रायिकता है 0.05 और बी के पास होने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास में, वो है हमारा 0.10। दोनों के लिए हम लोग बीचों बीच में यहां पर रखें 0.02, ठीक है। तो कम से कम एक कितना में पास हो पाएगा, तो उसके लिए हमें ये वाला सेक्शन है, ये क्या हो गया हमारे पास में ए, ये हो गया बी, और ये जो है ये कहलाता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग कि दोनों में से एक के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, अगर केवल ए बोला होता ना ज्यादा आसान होता, लेकिन ए या बी नहीं बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से केवल ए की उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो हम लोग देखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा हमारे पास में ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और क्या लिखेंगे हम लोग, बी के लिए हो जाएगा ये हमारे पास में बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अतः दोनों के लिए हमको चाहिए तो हम लोग कर देंगे क्या, ए हो गया हमारा 0.05 माइनस 0.02 प्लस बी के लिए 0.10 माइनस 0.02, ये हो गया हमारे पास में। इस प्रकार अगर इसको हम लोग जोड़े, मतलब दोनों के इंडिविजुअल हम लोग को जोड़ना है और ये बीच वाले के हिस्से को 2 बार माइनस करना है, बी के लिए 1 बार माइनस करना है, 1 बार ए के लिए माइनस करना है। तो ये हो गया हमारे पास में 0.15 माइनस 0.04 अर्थात हो गया 0.11। क्या आ गया हमारे पास, 0.11। ये है प्रायिकता किसके लिए, दोनों में से किसी एक के उत्तीर्ण होने के लिए प्रायिकता। क्या पूछा था हमें, दोनों में से केवल एक ही, किसी भी एक के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ये हम लोग लेकर के आएंगे। इंटरसेक्शन बीच में लगाना है, यदि ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है तो प्रायिकता वाला पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 12th क्या है क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 3 जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है बंटवारा इनका हो जाएगा। अथवा करके भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए अथवा वाले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं हम लोग। वैदिक गणित का प्रश्न फिर से आ गया एक बार, अभी निखिलम वाला आया था। वैदिक गणित में किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए तथा 274,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। नियम भी लिखना है भाई, थ्योरी भी लिखना है यहाँ पर। तो थ्योरी फिर से वही हरकत है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन में हटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन हटाने के बाद में हमको यहाँ पर लिखते बनेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसा कि वैदिक गणित में किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए। नियम क्या लिख देंगे हम लोग, ये है हमारा क्वेश्चन ए का आंसर, तो हम लोग लिखेंगे घनमूल निकालने का नियम। तो नियम हम लोग क्या देख लेते हैं, सबसे पहला चरण क्या करते हैं हम लोग कि इकाई की संख्या की जांच करें। इकाई की संख्या की हम लोग क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे। और हम जानते हैं कि अधिकांशतः ये क्या हो जाता है भाई, ये 5 दिया रहता है। जैसे ही पता चला कि 5 दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इकाई की ओर से तीन संख्या छोड़कर बची संख्या की जांच करें कि वह किस
संख्या के घन के करीब है या आसपास है। अब ये मैं क्या लिखा ये आपको तब समझ में आएगा जब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बोला है कि 276 भाई 274,625 का हमें घनमूल निकालना है। ये रहा ऐसा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला गया, इकाई की संख्या की जांच करें। इकाई की संख्या क्या है भाई 5, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर इकाई में क्या आ गया 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी संख्या होने वाली है उसके इकाई में भी तो होने वाला है क्या 5 का ही तो ये क्यूब हो जाता है ना इधर में। अब इकाई की ओर से 3 संख्या छोड़कर, बोला इकाई की ओर से 3 संख्या छोड़कर, ये देखो 1 2 3 5 2 और 6 तक को हमने छोड़ दिया। बची संख्या की जांच करें कि वह किस संख्या के घन के करीब है, यह किसके करीब है। तो इसके लिए हम लोग लिख करके देखते हैं कि हमारे पास में यदि हम लोग पूछे कि 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, हम देखेंगे 6 का क्यूब ये हो जाता है हमारा क्या 216, और 7 का क्यूब यदि हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में लगभग 343। हाँ 216 और 343। अब किसके करीब है ये, करीब छोड़ो, सीधे सीधे बात ये होती है कि भैया 274 जो है वो 216 से थोड़ा बड़ा है तो छोटे वाले को लेंगे। चूंकि 6 का घन 216 है जो कि क्या लिखा हमने 274 से छोटा है, अतः हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 274,625 इज इक्वल टू 65। ऐसा करके इसको बॉक्स में आप बंद कर सकते हो कि हाँ भाई ये हो गया हमारा। एक तो नियम बोला था यहां पर वैदिक गणित में किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए तथा 274,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने घनमूल भी ज्ञात कर लिया और नियम को हमने स्पष्ट कर दिया। यहां पर मिल जाएंगे आपको 2-3 नंबर जितने का भी हो। कितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें, ए बी सी 3 क्वेश्चन है तो 3 3 और 4 नंबर का होगा भाई। तो यहां से 3 नंबर हमने ज्ञान यहां पर प्राप्त किया। अब बोल रहा है अनुपात तथा समानुपात को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उदाहरण सहित परिभाषित करना है, क्या बोलेंगे हम लोग, दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात है। दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात है। ठीक है, मैं यहां पर लिख करके नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, एक एक लाइन हम लोग लिख लेंगे। बोला है अनुपात समानुपात को उदाहरण से परिभाषित कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात है। अब बोला उदाहरण, तो आप लोग क्या करना कि किसी विद्यालय में यदि 10 शिक्षक एवं 100 विद्यार्थी हैं तो शिक्षक एवं विद्यार्थियों का अनुपात हो जाएगा 1:10। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार बोला है समानुपात को परिभाषित करें। क्या बोला है समानुपात को, तो हम बोलेंगे दो समान अनुपातों की तुल्यता, दो समान अनुपातों की तुल्यता जो है देखना, यही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। दो समान अनुपातों की तुल्यता देखना ही समानुपात कहलाता है। अब इसके लिए कैसे उदाहरण लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यदि एक स्कूल में 10 शिक्षक एवं 100 विद्यार्थी हैं तथा दूसरे स्कूल में, दूसरे विद्यालय में 20 शिक्षक एवं 150 विद्यार्थी हैं तो इनका समानुपात होगा। ऐसा करके जो है लिख देंगे। मैंने क्या बोला कि एक स्कूल में क्या है हमारे पास में, एक विद्यालय में हमारे पास 10 शिक्षक एवं 100 विद्यार्थी हैं तथा दूसरे विद्यालय में 20 शिक्षक एवं 150 विद्यार्थी हैं। तो इनका जो है हम लोग निकाल लेंगे, इनका अनुपात हम लोग लिख देंगे 1:10 है और समानुपात करके हम लोग लिख देंगे यहां पर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2:15।
इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये हो गया समानुपात का उदाहरण। याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे संख्या नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है कि आप किस उदाहरण से ऐसा लिख पा रहे हो, ऐसा आपको लिख के बताना है। ठीक है, मैं लिख करके यहाँ पर समय जो है व्यर्थ नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे आपको बता दिया। ठीक है, तो यहां से आपको 3 अंक मिल जाएंगे अनुपात समानुपात को परिभाषित करके। ये उदाहरण लिख देना है ना, और ये लिखित रूप में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप ये जो पूरा सॉल्यूशन है, यदि आप नहीं भी बना पा रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरा शेयर किया जाएगा, आप लोग वहां से देख लेना है ना। फिर आगे हमारे पास में क्या क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। अच्छी बात है। इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय की। पहले क्यों नहीं साइकिल दे दी उसको? पैदल तय की गई दूरी कितने किलोमीटर है? चलो ठीक है, जरूरत पड़ेगा हमें अच्छे खासी स्पेस का, तो फिर से हम लोग बना लेते हैं ऐसा। क्या क्या बोला गया है? बोला गया है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास में 90 है ना। टोटल डिस्टेंस हो गया है 90 और 9 घंटे में तय कर रहा है। शॉर्ट में यहां पर एक बार हम लोग बना लेते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है हो जा रहा है इसके पास में कितना, 90 किलोमीटर। ठीक है, और इसको तय करने में इसको टाइम लग रहा है कितना, टाइम लग जा रहा है इसको, टोटल डिस्टेंस है 90 और टाइम लग रहा है 9 घंटे। डिस्टेंस है 90, टाइम लग रहा है 9 आवर्स। ये लो भाई, ये हो गया पहला। 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल। अब ये कुछ दूरी को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसा कि 90 में से x पार्ट उसने जो है इसका स्पीड हुआ करता था इस समय, साइकिल से तय किया है, और खतरनाक स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर। और फिर बचा हुआ दूरी, अब बची हुई दूरी कितनी है हमारे पास, तो बची हुई डिस्टेंस हो गई हमारे पास में कितना, 90 माइनस x, और इसके लिए स्पीड कितना हो गया, अब साइकिल में सवार है वो, तो स्पीड बढ़ गया उसका, और स्पीड हो गया हमारा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो भाई, ये हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा पहले बोला गया डिस्टेंस 90 है, और इसीलिए हमने साइकिल वाले को मान लिया x, और जो पैदल वाले को मान लिया x, और साइकिल वाले को मान लिया 90 माइनस x। ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं, स्पीड पहले बोला गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहां पर स्पीड बोला गया है 17 किलोमीटर पर आवर जो है दिया गया। टाइम बोला गया कितना, 9 आवर्स। बहुत सिंपल साधारण सा यहां पर इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कि यदि हम लोग साइकिल के लिए, पैदल चाल के लिए समय, पैदल चाल के लिए समय यदि हम लोग देखें, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे पूर्व हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू हमें पता है होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बकायदा इसको हिंदी में लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। हिंदी में पूरा लिखेंगे आप लोग ऐसा, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूला से यहां पर हम लोग लिख देते हैं t1 इज इक्वल टू d अपॉन s, d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d1 कितना है भाई x अपॉन s1 कितना है हमारा 8। शाबाश। अब साइकिल के लिए, साइकिल सवार होकर के समय, शॉर्ट में लिख देते हैं साइकिल के लिए समय, अर्थात t2 हो गया कितना हमारे पास में, d2 अपॉन s2, और d2 कितना है हमारा 90 माइनस x अपॉन क्या हो जाएगा भाई, स्पीड हमारा 17। लेकिन हमें हमारे प्रश्न में दिया गया है कि ये जो है दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 9 घंटे। हम लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि x अपॉन 8 प्लस 90 माइनस x अपॉन 17 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए ये हो जाएगा हमारा 17x प्लस ये हो जाएगा यहां पर 90 इंटू 8
माइनस 8x अपॉन ये 17 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन, 8 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 8 इज इक्वल टू 9। इसे हमको सॉल्व कर लेना है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आएगा 17x माइनस 8x। क्या लिख देंगे हम लोग? 17x माइनस 8x प्लस 90 इंटू 8 मतलब 9 × 72 720 बटे में आ जाएगा हमारे पास में 7 × 8 56 8 × 8 5 13 इंटू 9। ये हो गया हमारे पास में क्या हो गया 17 माइनस 8x मतलब ये हो गया 9x प्लस 720 इज इक्वल टू 9 इंटू 136। 9 हटा देते हैं तो हो जाएगा x प्लस 80 इज इक्वल टू 136 मीन्स x इज इक्वल टू हो गया 136 माइनस 80। हटा देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 0 तो 6 और हो जाएगा 5। ये आ गया हमारे पास में क्या 56 किलोमीटर हमारा आंसर। अब आपके पास में इतना कंजस्टेड स्पेस नहीं रहेगा, पर्याप्त स्पेस रहेगा, आप पूरा यूज कीजिएगा। क्या आ गया हमारे पास में? x का वैल्यू 56, 136 में हमने 80 घटा दिया, आ गया क्या हमारे पास में 56। अर्थात ये वो डिस्टेंस है जो है कितना हमारा 56 किलोमीटर। हमको पूछा क्या था? साइकिल पूछा था कि पैदल पूछा था? पैदल की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी कितने किलोमीटर है, मतलब इसी को पूछा था। तो हम लिख देंगे अतः पैदल तय की गई दूरी 56 किलोमीटर है। यदि पूछा होता साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है तो 90 में से फिर हमको 56 हटाना होता। तो ये आ गया हमारा आंसर किसके लिए कि पैदल इस व्यक्ति के द्वारा इतनी दूरी तय की जाती है। यही था हमारा अंतिम प्रश्न। 12वें में दोनों प्रश्न थे हमारे पास में, ठीक है। तो एक तो प्रायिकता वाला प्रश्न था, वहां से अगर वो नहीं बनता है तो यहां पर आप देखोगे, लेकिन प्रायिकता वाला जल्दी बन रहा था और यहां पर आपको डेफिनेशंस लिखने थे, मतलब ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप अपनी क्षमता अनुसार जो भी चाहे वो बना सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रत्येक प्रश्न को नए प्रश्न के तौर पर सोचने से ये मैथ्स का पेपर इजी था, लेकिन यदि साइंस का भार लेकर के गणित पर आओगे तो ये प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस बार का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर वास्तव में थोड़ा इजी था पीएससी 2023 की तुलना में। तो बिल्कुल जो है मजे से आप लोग बनाए होंगे और जितने लोग से क्या आंसर आया क्या नहीं आया है यहाँ से मैच कर लीजिएगा सारे आंसर। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ये सॉल्यूशन जो है यहाँ भी हमने जो डिस्कस किया है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। ये है हमारा मॉडल आंसर सीरीज जो कि एग्जाम हुआ था 2025 जून में। ये मैथ्स का सॉल्यूशन रहा। अगले सॉल्यूशन वीडियो के लिए फिर इंतजार कीजिए, वो आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।